दोस्तों, मिस्टर एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज कौन सी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में कोस्टारिका जंगल दिखाया जाता है, जहाँ इस मूवी का हीरो हेलीकॉप्टर से बाहर आता है, जिसका नाम होता है डॉक्टर माइकल मॉर्बियस। और वो कुछ साइंटिस्ट और अपने क्रू मेंबर्स के साथ एक केव्स में आता है। और डॉक्टर माइकल बताता है कि इस केव्स में एक वैम्पायर और बैट्स रहते हैं और अभी वो उन्हें बाहर बुलाने वाला है। इसके बाद माइकल एक आदमी को एक पैसे पकड़ाता है और हाथ काटकर एक केव्स की तरह कर देता है, जिसकी वजह से केव्स से सब बैट्स बाहर आ जाते हैं और उसके खून निकल करके सब बैट्स उसकी तरफ आ जाते हैं। अब हमें 25 साल पहले के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ ग्रीस में हमें दिखाया जाता है एक छोटे माइकल को, जो डॉक्टर एमएल के केयर में रहता है। और माइकल को एक रेयर ब्लड डिजीज भी हुआ रहता है और डॉक्टर माइकल को एक दूसरे बच्चे से नए बच्चे से मिलवाता है और माइकल उस बच्चे का नाम चेंज करके माइलो रख देता है। और बच्चा अभी उस बेड पे था जहाँ पर माइलो रहा हुआ करता था। अब माइकल उस नए बच्चे माइलो से कहता है कि बचपन से ही यहाँ पर रहता हो और उन्हें कहता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। माइकल और माइलो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी स्कूल के कुछ बच्चे बाहर से उनका मजाक बना रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से माइलो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया होता है। तो माइकल चिल्लाकर एक नर्स को बुलाता है और माइकल खुद भी उस मशीन को ठीक कर रहा होता है और वो मशीन ठीक होते ही माइलो भी होश में आ जाता है। अब डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे माइकल ने एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन को एक स्प्रिंग से ठीक कर दिया। और माइकल के टैलेंट को देखकर डॉक्टर एमएल उसे कहते हैं, न्यूयॉर्क में जीनियस बच्चों के लिए एक स्कूल है और मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर बात करूँगा तो तुम्हें भी फीस कंसेशन मिल सकती है वहाँ, और साथ साथ तुम्हारी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट भी वहाँ पर हो जाएगा। आज जाने के लिए एग्री हो जाता है। माइकल माइलो को लेटर लिखता है, उसमें लिखता है कि वो उसके बीमारी का इलाज ढूंढने वहाँ जा रहा है। अब हम दोनों समर वेकेशंस में ही मिलेंगे। लेकिन वो लेटर उड़कर बाहर गिर जाता है और जब वो माइलो लेटर उठाने जाता है तो स्कूल के शरारती बच्चे माइलो को मारने लगते हैं। फिर वहाँ पर डॉक्टर एमएल आकर माइलो को बचाते हैं, क्योंकि डॉक्टर एमएल ने माइकल से प्रॉमिस किया हुआ है कि माइकल के जाने के बाद वो माइलो का ख्याल रखेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम होता है, जहाँ पर हमें स्वीडन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर एमएल बताते हैं कि कैसे माइकल ने 19 साल में अपनी एजुकेशन पूरी की, जिसकी मदद से माइकल ने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है और उस आर्टिफिशियल ब्लड की मदद से कई सारे लोगों की जानें बचाई है। और स्वीडन के किंग उसे एक रिस्पेक्ट के तौर पर एक अवार्ड देना चाहते हैं, लेकिन माइकल वो अवार्ड लेने से इनकार कर देता है। अब न्यूयॉर्क वापस आने के बाद माइकल अपने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखता है, जहाँ कि वो अपने पेशेंट एक छोटी लड़की थी उससे बातें कर रहा होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि माइकल अपने बेस्ट फ्रेंड मार्टिन के साथ काम कर रहा होता है और मार्टिन ये भी माइकल को बता दिया कि न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी है कि तुमने अपना नोबेल अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। और मार्टिन ये भी बताती है कि माइलो को पता है कि तुमने इंसान और बैट का ब्लड मिक्स किया है। फिर माइकल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पे मार्टिन देखती है कि माइकल अपने साथ कोस्टारिका से बहुत सारा बैट्स लाया रहता है और उसने उन्हें एक फ़िश टैंक में बंद करके रखा हुआ है। ये देखकर मार्टिन उन्हें यह बताती है कि इससे तुम्हारा लाइसेंस जा सकता है। अब माइकल को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो बताता है कि बैट्स तो सिर्फ खून पीते हैं और खून को डाइजेस्ट करने के लिए खास प्रकार का सलाइवा होता है। अब माइकल अपने डीएनए को वैम्पायर बाइट्स के जीन्स से मिलाएगा, जिससे होगा ये कि उसकी जो बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, वो कम से कम उस सलाइवा के मिक्स की वजह से तो एटलीस्ट वो बीमारी तो ठीक हो सकती है। अब माइकल अपने मिस्टीरियस से एक्सपेरिमेंट को दिखाते हुए कहता है कि कभी कभी हमें इंसान को अपनी लिमिटेशंस क्रॉस करनी चाहिए, नहीं तो हम जैसे को ठीक करने के लिए ना तो कोई मशीन होगी, ना कोई मेडिसिन होगी, ना कोई इलाज होगा। और इन बातों ही बातों में माइकल का सीरम भी रेडी हो जाता है और वो अपने उस सब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देता है, जो कि एक चूहा था, उस पर भी एक्सपेरिमेंट करता है, जिसे वो चूहा देखते ही देखते मर जाता है। माइकल ये देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे माइलो को अपने फ्रेंड को किसी न किसी तरह बचाना है, जिस पर मार्टिना नाराज़ होकर कहती है कि ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं। और तभी माइकल की फीमेल पेशेंट यानी उस बच्ची को कुछ होने लगता है और उस लड़की का टेम्परेचर अचानक से बहुत बढ़ गया होता है, जहाँ माइकल एक सिरिंज उस पर इंजेक्ट कर देता है और उसे कोमा में भेज देता है। यहाँ पर मार्टिन माइकल से कहती है कि देखो माइकल, वो चूहा मरा नहीं है, वो अभी ज़िंदा है। इसके बाद माइकल माइलो से मिलने जाता है और माइलो से कहता है कि देखो माइकल, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पर माइलो माइकल से पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ गायब थे, क्या इसमें मार्टिन का हाथ है कि तुम मार्टिन के साथ रह रहे थे? तभी माइकल माइलो से कहता है कि मजाक को साइड में रखो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। और वो कहता है कि वो अपनी बीमारी को ढूंढने के क्योर को बहुत ही करीब में है
और वो कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और उन्हें ठीक होने के लिए सिर्फ यही उपाय है। अब माइलो और माइकल समुंदर के बीच में जाकर ये एक्सपेरिमेंट को मूव करते हैं और वहाँ पर उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो जाता है। और माइकल वो सीरम को छोटी सी बोतल में भरकर मार्टिन को देता है और मार्टिन है कि ये जो सीरम है वो उसमें इंजेक्ट कर दो और उस पर एक्सपेरिमेंट कर दो। और मार्टिन उस सीरम को माइकल को इंजेक्ट कर देती है और इसे इंजेक्ट करके उसके माइकल के हाथ और पाँव को बांध देती है। तभी हम देखते हैं कि माइकल उस सीरम को इंजेक्ट करते वक्त काँपते रहता है। तभी हम देखते हैं कि शिप में और भी कुछ मेंबर्स रहते हैं। उनमें से एक मेंबर शिप के एक्सपेरिमेंट लैब में आ जाता है। तभी देखते हैं कि माइकल अपनी जगह पर है ही नहीं, वो तो ऊपर छत से चिपका हुआ रहता है। और वो लोग देखते हैं कि माइकल किसी चमगादड़ की तरह ऊपर छत पर चिपका हुआ रहता है। और देखते ही देखते माइकल उस आदमी पर अटैक कर देता है, जिससे वो चूहा देखते ही देखते मर जाता है। जहाँ देखते ही देखते माइकल एक आदमी पर अटैक कर देता है और मार्टिन उन दोनों को उस जगह पर बंद कर देती है। माइकल अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका है। अब उसके खतरनाक बड़े बड़े दांत थे और बड़े बड़े नेल्स थे। अलार्म बजने की वजह से माइकल खुद को क्लास में पीटने लगता है और क्रू के बाकी मेंबर्स भी अंदर आ जाते हैं और वो लोग भी मार्टिन को साइड में धक्का दे देते हैं ताकि वो माइकल को वहाँ पर शूट कर सके। लेकिन तभी माइकल ग्लास तोड़कर बाहर आ जाता है और जब वो देखता है कि मार्टिन वहाँ पर बेहोश पड़ी रहती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो क्रू के एक एक मेंबर्स को मार देता है। इसके बाद देखते ही देखते माइकल वैम्पायर से इंसान में बदल जाता है, जहाँ उसकी पूरी बॉडी असली हालत में आ जाती है। माइकल दोबारा से अंदर जाता है और देखता है कि मार्टिन तो बेहोश है और वो सीसीटीवी में भी देखता है कि उसने क्रू के सारे मेंबर्स के साथ क्या किया। इसलिए वो रेडियो के थ्रू जल्द से जल्द यहाँ पे मदद भेजने के लिए कहता है। तब FBI के लोग वहाँ शिप पर पहुँच जाते हैं। वो एजेंट्स क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और उन्हें कहा जाता है कि उस हादसे में एक लड़की मार्टिन वो ज़िंदा बच गई है और जिसने मदद बुलाने के लिए कॉल की थी वो तो यहाँ पर है ही नहीं और इन डेड बॉडीज़ में खून का एक भी कतरा नहीं था। और माइलो भी इस हादसे की न्यूज़ को देख रहा होता है और वो भी बहुत डिस्टर्ब होता है इस न्यूज़ को देखकर। और माइकल छुपकर हॉस्पिटल में मार्टिन से मिलने आता है और उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही माइकल अपने लैब में पहुंचता है वो वापस वैम्पायर में बदलने लगता है। यानी अब उसे खून की भूख लग रही थी और उसे खून चाहिए था, तो वो अंदर जाकर अपना ही आर्टिफिशियल बनाया हुआ खून पीने लगता है। माइकल को इस वक्त अभी सब कुछ अलग लग रहा है। पहले माइकल को चलने के लिए स्टिक लगती थी, अब उसकी भी ज़रूरत उसे नहीं थी क्योंकि अब वो जब चाहे तब उड़ सकता है, दौड़ सकता है और जंप भी कर सकता है। लेकिन अब उसे तलब होती है इंसान की खून की और भूख मिटाने के बाद वो खुद को फ्रेश और फिट फील करता है। अब माइकल उस फिश टैंक में जाता है जहाँ पर उसने बैट्स को रखा हुआ था, लेकिन वो बैट्स माइकल को कुछ भी नहीं करते क्योंकि वो वैम्पायर बैट्स थे और माइकल भी तो वैम्पायर ही तो था। और माइकल भी वैम्पायर की तरह खुद को सेंस कर सकता था और फील कर सकता था और देखता है कि आर्टिफिशियल खून का असर सिर्फ 6 मिनट तक ही रहता है, जिसके बाद वो फिर से वैम्पायर बनने वाला होता है और वो कमज़ोर भी फील करता है और इसका सिर्फ यही इलाज होता है और वो होता है इंसान का खून। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर माइलो माइकल को अपने लैब में मिलने आता है। उस टाइम माइकल की हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही होती है और वो माइलो से कहता है कि मुझे खून चाहिए। और जब माइकल खून पीता है तो माइलो से देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि वो खून पी रहा है और अब खड़ा भी हो सकता है। अब माइलो भी चल नहीं सकता था, उसे भी खड़ा रहने के लिए स्टिक की ज़रूरत हो सकती थी। इसलिए वो भी माइकल से ज़िद करने लगता है कि उसे भी वो सीरम चाहिए और माइकल उसे वो सीरम देने से मना कर देता है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग मरने लगेंगे और ये तो जाहिर सी बात है कि वो सीरम इंजेक्ट करने के बाद वो भी वैम्पायर बनेगा और वो काफ़ी लोगों को मारना शुरू करेगा। और माइकल ये बात माइलो को बताता है कि वो सीरम सिर्फ उसी के लिए और उस पर ही सूट होता है। और फिर उन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है और फिर वो माइलो को डराता है, अपने वैम्पायर वाला फेस दिखाकर और वहाँ से जाने के लिए कहता है। और उधर हॉस्पिटल में मार्टिन से मिलने FBI के 2 एजेंट्स आते हैं जो लोग क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और वो मार्टिन को क्राइम सीन पर मिली वो डेड बॉडीज़ के बारे में बताते हैं। और वो लोग पूछते हैं मार्टिन से कि आप लोग वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस पर मार्टिन कहती है कि अभी उसे ठीक से कुछ याद नहीं है। असल में मार्टिन वहाँ पर सच्चाई को छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसी हॉस्पिटल में हम एक नर्स को देखते हैं जिसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी वजह से वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने भी लगती है कि तभी अचानक से उस नर्स पर कोई अटैक कर देता है। तो माइकल एक पेशेंट जो कि उस बच्ची के पास बैठा हुआ होता है, तभी अचानक से वो कुछ सेंस करने लगता है। जहाँ वो बाहर आकर देखता है कि एक नर्स मारी गई है
और माइकल एक आर्टिफिशियल ब्लड को अपने बैंक में रख कर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे वो दोनों FBI एजेंट्स मिल जाते हैं, जहाँ एक एजेंट माइकल को थैंक्स कहता है क्योंकि माइकल के आर्टिफिशियल ब्लड की वजह से एक हाथ उसका बच जाता है। वो दोनों माइकल से कहते हैं कि लेकिन आप तो कुछ ज़्यादा ही फिट लगते हैं, और उन दोनों को भी माइकल पर शक होता है कि इसने ही शिप के सारे मेंबर्स को मारा होगा। तभी उनमें से एक एजेंट को न्यूज़ मिलती है कि वहाँ पर एक नर्स की डेड बॉडी मिल चुकी है और उसकी मौत भी वैसी हुई है कि उसके बॉडी में भी खून का कतरा नहीं है। यह सुनकर उनका शक यकीन में बदल जाता है। जब उनको माइकल पर शक होता है तब माइकल उनसे अटैक करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि माइकल को वेव्स रोक लेते हैं और वो एजेंट उसे अरेस्ट कर लेता है। माइकल को एक जेल में रखा जाता है, जहाँ दोनों FBI एजेंट्स माइकल के पास आते हैं। उनमें से एक एजेंट माइकल के साथ एक होली मटेरियल भी लेकर आता है और उन्हें कहता है कि तुमने शिप के सारे क्रू मेंबर्स को मारा, वो तो ठीक है उनकी गलती थी, पर तुमने उस नर्स को क्यों मारा? लेकिन इसका जवाब तो माइकल के पास भी नहीं होता क्योंकि माइकल ने खुद कोई क्राइम नहीं किया था। यहीं पर हम देखते हैं कि माइकल खुद को कमज़ोर फील कर रहा होता है। वो उनसे अपना बैग मांगता है जिसमें आर्टिफिशियल ब्लड है और कहता है कि जल्दी दो, उसे भूख लग रही है। और वो कहता है कि भूख की हालत में वो देख नहीं पाएगा कि वो कैसा लगता है। और ये भी कहते हैं कि तभी यहाँ पर माइकल से मिलने माइलो आता है और माइलो कहता है माइकल को कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और जाते समय वो देखता है कि माइलो भी अब चल पा रहा है। तब माइकल को यकीन हो जाता है कि माइलो भी कुछ गड़बड़ कर रहा है और माइकल को यकीन में बदल जाता है कि वो नर्स को किसी और ने नहीं बल्कि माइलो ने ही मारा है। अब गुस्से में आकर माइकल वैम्पायर बनकर जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और वह सेंस करके माइलो की सारी बातें सुनता है और उसे पता चलता है कि माइलो ने और एक आदमी को मारा है। और उतनी ही देर में वहाँ पर माइकल भी माइलो के पास आ जाता है और वो माइलो को समझाता है कि ये सीरम बहुत जानलेवा है और उसके लिए सही नहीं है। और माइलो तो कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये कर्ज है, लेकिन ये कर्ज नहीं है, ये तो बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल है। और यहाँ पर माइलो माइकल को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने उस नर्स को मारा था। और माइलो माइकल को कहता है कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और माइकल माइलो को समझाता है कि वो ऐसा नहीं था और उसका दोस्त ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था जो अभी फ़िलहाल माइलो सबके साथ कर रहा है। और वो माइलो को भी कहता है कि तुम क्या हो रहा है और तुम क्या बनते जा रहे हो। वो बहुत माइलो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माइलो उसकी एक नहीं सुनता। और इसके बाद वो दोनों भी वैम्पायर्स बनकर आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ पर पुलिस आकर माइलो को गिरफ्तार करने जा ही रही होती है कि माइलो सभी पर अटैक कर उन सभी को मार देता है। और तभी ट्रेन के वेव्स आती है और माइकल उस वेव्स को फील करता है और तभी फटक से उधर से भाग जाता है। और सभी उन एजेंट्स को लगता है कि सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी माइकल ने ही मारा है। अब माइलो चुपकर मार्टिन को देख रहा होता है। नेक्स्ट डे मार्टिन FBI एजेंट से बचकर भाग रही होती है और तभी वो बताता है कि नर्स को और पुलिस ऑफिसर्स को उसने नहीं मारा बल्कि माइलो ने मारा है और अब मुझे माइलो को रोकना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और मार्टिन कहती है कि तुम धूप में जलते हो। तो माइकल कहता है नहीं, मैं वैसा वैम्पायर नहीं हूँ। अब आर्टिफिशियल ब्लड का इफेक्ट भी कम होता जा रहा है। जहाँ वो पहले 6 मिनट सर्वाइव कर सकता था, अब 4 मिनट में उसका पावर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं वैम्पायर बनने लगता हूँ और मुझे रेस्टलेस फील होता है। और तभी माइकल वो 2 लड़कों की बातें सुनता है जो रेस्टोरेंट पर नकली नोट देते रहते हैं। तब माइकल उन लड़कों के पीछे जाता है और उनकी लोकेशन पे पहुंचकर उन्हें कहता है कि वो उस जगह को लैब बनाना चाहता है, पर वो लड़के दोनों भी उसकी बात नहीं सुनते। तब एक लड़का माइकल को चाकू दिखाता है तो माइकल उसको अपना वैम्पायर फेस दिखाता है और उन लड़कों को वो काफ़ी रहता है। वो दोनों लड़के भी डर जाते हैं। उधर वो माइकल अपना लैब सेटअप करता है और वहाँ से वो लड़के दोनों भी भाग जाते हैं। और माइलो भी वहाँ पर फिटनेस पर बहुत ही काम करना शुरू करता है, अपने बॉडी को लेके बहुत ही एंजॉय करना स्टार्ट करता है। और माइलो भी रेडी होकर एक नाइट क्लब वहाँ जाकर वो एक लड़की से मिलता है जहाँ दोनों भी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उस लड़की के साथ और भी फ्रेंड्स थे और वो माइलो को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो माइलो को धक्का भी देती है। अब माइलो वैम्पायर में बदलने ही वाला होता है कि तब वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन अब उन लड़कों की तो खैर नहीं थी क्योंकि जैसे ही माइलो वैम्पायर में बदल जाता वो उन सारे लड़कों को मार देना चाहता है। और माइलो जैसे ही वो लड़के क्लब के बाहर आते हैं वैसे ही उन लड़कों पर अटैक कर देता है और सभी को मार देता है। अब माइलो मार्टिन के पास उसके लैब में चला जाता है और वो मार्टिन से पूछता है कि माइकल कहाँ है। और मार्टिन कहती है कि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पर है। अब माइलो मार्टिन के तेज़ हार्ट बीट को सुन पा रहा था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ से मार्टिन भी लैब का कुछ सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब दोनों एजेंट्स मार्टिन के घर आते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर कैट फूड पड़ा हुआ होता है और वहाँ देखते हैं कि मार्टिन और उसकी कैट दोनों भी वहाँ पर नहीं है और वो दोनों भी होते हैं अपने माइकल के पास। वो अपनी बिल्ली को खाना खिलाते हुए मार्टिन की उंगली पर एक कट लग जाता है और खून की स्मेल से माइकल वैम्पायर बन जाता है। लेकिन वो मार्टिन को काटता नहीं बल्कि प्लीज़ अब उसे बैंडेज कर लो। अब वो दोनों भी टेरेस पर चले जाते हैं और वहाँ से दूर माइलो उन्हें देख भी रहा था।
अब दोनों FBI एजेंट उस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहां पर माइलो ने उन क्लब वाले लड़कों को मारा था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि इसके पीछे माइलो का हाथ है। तभी भी उन्हें लगता है कि ये माइकल ने ही किया है। तभी उन्हें CCTV फुटेज में पता देखकर चलता है कि ये माइकल नहीं है, बल्कि ये तो कोई दूसरा ही आदमी है। अब डॉक्टर ML भी ये न्यूज़ देख रहा था जिसमें क्राइम सस्पेक्ट माइकल मॉर्बिस को बताया जा रहा है, लेकिन CCTV फुटेज से पता चला कि किलर कोई और भी हो सकता है। यहाँ पर डॉक्टर ML को माइलो पर शक होता है, इसलिए वो जाकर मिलता है माइलो से और डॉक्टर को भी ये बात पता होती है कि माइलो ने उस सीरम को यूज़ किया है और इतना पता चलते पर ही माइलो डॉक्टर को भी मार देता है। उधर माइकल एक और सीरम बनाता है और वो सीरम बैट्स की जान ले सकता है और माइकल ने इस सीरम की 2 डोज बनाई होती है, एक उसके लिए और एक माइलो के लिए। यहाँ पर माइकल मार्टिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है। तभी माइकल को डॉक्टर ML कॉल करता है जो कि काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड है और डॉक्टर बताते हैं कि वो माइलो से मिलने गया था, लेकिन माइलो ने उसका ऐसा हाल बना दिया है। इसी वजह से माइकल डॉक्टर ML से मिलने जाता है और डॉक्टर ML माइकल से कहते हैं कि तुम्हें माइलो को रोकना होगा और यही देखते देखते डॉक्टर की मौत हो जाती है। और यहाँ पर माइकल माइलो की आवाज़ से देखता है कि माइलो ने मार्टिन को किडनैप कर लिया है और देखते ही देखते वो मार्टिन पर अटैक कर देता है और माइकल उड़ते हुए मार्टिन के पास जाता है और तभी मार्टिन माइकल से कहती है कि वो भी उसे हेल्प करना चाहती है। फिर वो माइकल को अपना खून पिलाती है और माइकल के खून का एक ड्रॉप मार्टिन भी पी लेती है और उसके बाद माइकल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील कर रहा था। जहाँ वो जाकर माइलो से लड़ता है, माइलो अपने बड़े बड़े नेल्स से माइकल पर अटैक कर देता है और उसे काफ़ी इंजर्ड कर देता है। तब माइकल चिल्लाकर अपने साथियों को उन्हीं बैट्स के पास बुलाता है और वो बैट्स माइकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद वो माइलो पर अटैक कर देती है। यहाँ पर माइकल अपना बनाया हुआ सीरम माइलो पर इंजेक्ट कर देता है। यहाँ माइलो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आते ही मर जाता है। अब FBI के दोनों एजेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो सारे बैट्स को वहाँ पर उड़ता हुआ देखते हैं और उधर मार्टिन को भी होश आ जाता है। उसने माइकल का वैम्पायर वाला खून पी लिया। उन्हीं के बीच माइकल को उड़ता हुआ देखते हैं, बिल्कुल वैम्पायर की तरह। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मल्टीवर्स का रिफ्ट खुलता है और स्पाइडरमैन की दुनिया से इस दुनिया में आता है एंड्रियन, जिसे पुलिस अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम माइकल मॉर्बियस को देखते हैं जो कि अपने गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है। जहाँ वो एक जगह पर रुकता है, उसे वहाँ पर मिलता है एंड्रियन। उस टाइम वो अपने सूट पर होता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। मुझे लगता है कि शायद इसमें स्पाइडरमैन का हाथ है, लेकिन मॉर्बियस अब मैं तुमसे मदद चाहता हूँ और तुम स्पाइडरमैन से फाइट करो। जिससे माइकल कहता है कि प्लान अच्छा है, चलो देख। माइकल के इस बात के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। शुक्रिया।